आप नक्सलाइट्स के सीनियर सरकर्दा कायद आनंद से मुलाकात कर चुके हैं। उड़ीसा में जाने के बाद वहाँ पे हमको फिर एक गांव में ले जाकर रोक दिया गया। वहाँ पे दो चरवाहे आए जो बिल्कुल शॉर्ट यानी वेपन्स लिए हुए थे, उनके थे लुंगियों में ऐसा पिस्तौल लगा मुश्किल, बिल्कुल। तो उनके साथ हमको जाना पड़ा। 3 पहाड़ी चढ़कर गए, 3 पहाड़ी उतरे और उस बरावरा राव साहब, गदर जी और जहीरुद्दीन अली खान साहब, ये लोग जो है नक्सलाइट्स के हामी तस्वुर किए जाते थे और नक्सलाइट्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर इनका था या गवर्नमेंट से इनके हुकूक के लिए, कबायली आवाज़ के हुकूक के लिए। असल बात ये नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से नक्सलाइट्स के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन कगार में 1500 से ज़्यादा नक्सलाइट्स जो है अब तक सरेंडर कर चुके हैं। 30-35 के करीब नक्सलाइट्स को ऑपरेशन के दौरान मारा जा चुका है और ऑपरेशन कगार से बचने के लिए जंगलाती इलाकों में रहने वाले नक्सलाइट्स खुदसुपुर्दगी इख्तियार कर रहे हैं। आज ही नक्सलाइट्स तर्जुमान, जिनके नाम से प्रेस नोट आया करते थे, अभय ने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र फडणवीस के आगे खुदसुपुर्दगी इख्तियार की। उनके साथ 60 से ज़ायद नक्सलाइट्स कैडर के शामिल थे। नक्सलाइट्स के कारकर्दगी और उनके तरीक़ेकार के अलावा उनके नज़रियात के मुताल्लिक़ हम बात करते हैं जनाब अतहर मोइन साहब से। अतहर साहब, आप नक्सलाइट्स के सीनियर सरकर्दा कायद आनंद से मुलाकात कर चुके हैं जी। शायद छत्तीसगढ़ के जंगलों में कुछ मुलाकात हाँ नहीं, एक्चुअली वो मुलाकात हुई थी उड़ीसा के जंगलात में, मगर हम उसको उनकी ख्वाहिश पर ये बताए थे उस वक्त कि हम छत्तीसगढ़ में मुलाकात किए ताकि उनको पुलिस है सो वो तलाश करने में ऐसा मुश्किल पेश आए। जी नहीं, अब तक ये कहा जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सरहदी इलाकों के अलावा जो है महाराष्ट्र में गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ में बस्तर, सुकमा वगैरह में नक्सलाइट्स की सरगर्मियां हैं। और आप ये कह रहे हैं कि उड़ीसा के जंगलों में अगर मुलाकात हुई थी तो इसका मतलब ये है कि उड़ीसा में भी नक्सलाइट्स की सरगर्मियां ये पूरा बेल्ट सो नल्ला मल्ला जंगलात का है, पूरा बेल्ट में सो ये लोग रूपी इख्तियार करते हैं जी। इस सिलसिले में हम असल देखते हैं कि सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये मूवमेंट जिस वक्त शुरू हुआ था, 60 साल की तहरीक है, ये शुरुआत हुई थी नाइंसाफियों के खिलाफ, मजालिम पर और ख़ासकर दलित तबके पर, जो आलाजात के कबायली तबक़ात पे जो मजालिम होते थे, उसके नतीजे में ये तहरीक शुरू हुई थी। और ये तहरीक शुरू करने वाले आप ताज्जुब करेंगे, इसमें जो इब्तिदा में बल्कि आखिर तक भी अभी भी अगर देखें तो ज़्यादातर आलाजात के लोग जी, मगर दलितों और कमज़ोर तबक़ात के हुकूक के लिए लड़ने वाले लोग थे जी। ये जो सूरत हाल ऑपरेशन कगार जो जारिया साल मई में शुरू हुआ जी, उसके बाद जिस तरह से छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह में निशाना बनाया जाने लगा जी, उसके क्या असरात हो रहे हैं कि क्या नक्सल तहरीक दम तोड़ने लगी है? हाँ, यकीनन कमज़ोर तो पड़ चुकी है, बहुत बुरी तरह सेटबैक हुआ है तहरीक को। अगर आप देखेंगे तो जब चंद्रबाबू नायडू पर जब हमला हुआ था, उसके बाद से ही नक्सल मूवमेंट पर सरकारी सतह पर और हुकूमतें सख्ती अख्तियार करना शुरू करी। फिर बाद में YSR के ज़माने में भी बातचीत के ज़रिए इनको मेन स्ट्रीम धारे में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो लोग बातचीत भी करे, लेकिन ये मैं नहीं समझता कि कामयाब रही। इसके हाँ, ये एक बात रही थी कि YSR के ज़माने में मूवमेंट में जो होता था हुकूमत के खिलाफ इक़दाम, खासकर बरसर इख्तिदार पार्टी के कायदीन को निशाना बनाना, या वो कम हो गया था जी। नहीं, डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौर में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश, बिल्कुल, रामाकृष्णा जो उस वक्त के सेंट्रल पोलिट ब्यूरो मेंबर थे, मैं समझता हूँ, रामाकृष्णा की क़ियादत में एक नक्सलाइट का वफद शहर हैदराबाद में आया था, लेक व्यू गेस्ट हाउस में आया था। आप शायद याद होगा कि वो लेक व्यू गेस्ट हाउस के बाद वो सिर्फ 2 जगह के थे जी,
एक इदारे सियासत में और जी। एक कम्युनिस्टों के जो हामी थे वो लीडर की मिजाज कुर्सी के लिए, जी उसके अलावा कहीं नहीं निकले थे। लेकिन इसके बाद फिर ये भी महसूस किया गया कि जो नक्सलाइट्स यहाँ हैदराबाद आकर बात किए थे उनमें जी। से कुछ लोगों को कई लोगों को निशाना बनाया, खास तौर पे रियाज को जो जी, रियाज मदरशेर से जो ताल्लुक रखते थे। जी। जी अभी जो नक्सलाइट कायदीन, नक्सलाइट्स की क़ियादत जो है पीडब्ल्यूजी ग्रुप, जी, माओइस्ट ग्रुप कहा जाता है, पीपल्स वार ग्रुप कहा जाता है, या फिर CPIML कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट कहा जाता है। तो इस ग्रुप की क़ियादत का तरीक़ेकार, क़ियादत का इंतखाब किस तरह से होता है इसमें? ये चीज़ें जो इन लोगों के पास जो होती है ये तो ज़्यादातर जो लीडर्स होते हैं वो रूपोशी इख्तियार किए हुए थे और मुसल्लह जिद्दोजहद पर इनका यकीन, और ये लोग कम्युनिस्ट नज़रियात के हामिल होते हैं। जी। जिस तरह ये लोग ऐसे पॉलिसी साजी करते हैं तो उसमें ये लोगों को बतदरीज जैसे प्रमोशंस मिलते रहते हैं कि ये कितना इनके कारकर्दगी देखी जाती है कि नाइंसाफी के खिलाफ इनकी क्या ये रही कोशिशें रही है, मुसल्लह जिद्दोजहद में उनका रोल क्या रहा है। ये लोग अभी भी मुसल्लह जिद्दोजहद को दुरुस्त मानते हैं और जहाँ कहीं भी जुल्म होता है वो उसको ताकत के जरिए कुचलने पर यकीन रखते हैं। तो इस तरह ये लोग पहले दलम से शुरू होती है, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज से लेते बढ़ते बढ़ते ऐसो जोनल कमिटीज होते हैं, जोनल कमेटी के बाद ऐसो इनकी एक सेंट्रल कमेटी होती है, और ये तकसीम इनकी है जो जंगलाती एतबार से है ज़्यादातर। अच्छा। ये रियासती या जिले एतबार से वो रियासत की सरहदें इन्हें नहीं मारती। तो नाजरीन आपको यहाँ बताते चले कि ऑपरेशन कगार शुरू होने के बाद से तेलंगाना में 412 नक्सलाइट्स ने खुदसुपुर्दगी अख्तियार की है, यानी सरेंडर किया है, जबकि छत्तीसगढ़ में 1040 नक्सलाइट्स खुदसुपुर्दगी अख्तियार कर चुके हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में 62 से ज्यादा नक्सलाइट्स ने खुदसुपुर्दगी अख्तियार की है। जिन सरकर्दा नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया है उनमें सुजाता का कल्पना अक्का जिन्हें कहा जाता है, कल्पना के नाम से मारूफ है, तेलंगाना में खुदसुपुर्दगी अख्तियार की। अतराम लच्छन्ना जी और उनकी अहलिया अतराम अरुणा ये भी तेलंगाना में खुदसुपुर्दगी अख्तियार किए हैं। इसी तरह गढ़चिरौली, बस्तर, कोत्तागुड़म, मुलुगु के अलावा नारायणपुरा, छत्तीसगढ़ के नारायणपुरा इलाके में भी, सुकमा इलाके में भी कई नक्सलाइट्स ने जंगलों से निकलकर खुदसुपुर्दगी अख्तियार की है। तो आपका जो सफर था जी आनंद से मुलाकात के लिए, जी, उस सफर के ताल्लुक से कुछ अहम नुकात, कुछ अहम बातें? वो सफ़र इतना खुफिया था कि शायद मैं जब जाकर मुलाकात करके वापस आया था तब तक सियासत के किसी और फर्द को भी मालूम नहीं, किसी और फर्द को क्या, मुझे खुद इल्म नहीं था इस बात के खामोशी से गए थे। यहाँ से विशाखापट्टनम हुआ, विशाखापट्टनम में सो वहाँ पे लॉज में क़याम था मेरा, तो मुझे कॉल आया कि आप कौन से लॉज में हैं। तो मैं बताया फलां लॉज में हूँ। तो वहाँ पे बोले आपको कुछ देर, कितनी देर में आप तैयार हो जाएंगे। मैं बोला मैं तैयार हूँ। तो आधा घंटा आप इंतज़ार कीजिए, आप फिर कॉल आएगा, उसके बाद आपको जो हिदायत मिलेगी उसकी तामील करना। फिर एक कॉल आया कि आप ये लॉज के नीचे उतर कर ठहरिए और कौन से कपड़े पहन कर हैं। तो मैं उनको बताया कि मैं सफ़ेद शर्ट पहना हुआ हूँ। तो बताया ठीक है, आपको सामने से एक कार आएगी, आकर आपके सामने रुकेगी, बगैर ड्राइवर से बात किए आप खामोशी से सामने की सीट पर बैठ जाए। थोड़ी देर के बाद एक एम्बेसडर कार आई और उसमें हम पलट कर गई, सामने से बहुत स्पीड गई, फिर पलट कर वापस आई और सीधा मेरे पास आकर रुकी और मुझे बिठा गई। तो इस तरह हम लोग विशाखापट्टनम से निकले। उड़ीसा से करीब बॉर्डर में फिर एक जगह, एक छोटे से गांव में जहाँ पे बाजार लगा हुआ था, वहाँ पे हमको रुकाया गया। वहाँ पे कुछ चाय पानी का इंतज़ाम किया गया। वहाँ से फिर गाड़ी तब्दील हुई। वो गाड़ी तब्दील होने के बाद उड़ीसा के जंगलात में दाखिल हुई। उड़ीसा में जाने के बाद वहाँ पे हमको फिर एक गांव में ले जाकर रोक दिया गया। वहाँ पे 2 चरवाहे आए जो बिल्कुल शॉर्ट यानी वेपन्स लिए हुए थे, उनके थे लुंगियों में ऐसा पिस्तौल लगा, मुश्किल बिल्कुल मुझे। तो उनके साथ हमको जाना पड़ा। 3 पहाड़ी चढ़कर गए, 3 पहाड़ी उतरे, और उस दौरान ये लोग ऐसा इंतजाम कर रहे थे कि हम गए तक वहाँ पे हमारे लिए खाने पीने का पूरा रात का खाना हो गया। होने के बाद उनसे मुलाकात के बातचीत का दौर शुरू हुआ। जब बातचीत का दौर हो रहा था
तो हम लोग महसूस करें कि पड़ोस में जो जिस गांव से हमको ऐसे जंगल में दाखिल किया गया था, वो गांव से ऐसे यानी उनके जो बाजे बजाते ना, जी, कबायलियों के जी। ऐसे गीत और ऐसे उनके बाजों की आवाज आ रही थी। तो मैं पूछा कि ये चीज़ों की वजह से, तो बताया कि ये हमारी एहतियात का एक तरीका है। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस आ जाती है तो फौरी ये रुक जाता है, जिसके जो हमारे लिए इशारा बनता है कि हमें यहाँ से यहाँ पे मुंतकिल पुलिस हो हो जाए जाए या या फिर फौरी हम ऐसे अलर्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद ये सब हो गई, बातचीत हो गई। बातचीत होने के बाद जब हम बोले वापसी का बोले, तो हमसे कहा गया कि आप आए अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से। अच्छा, तो उसके बाद 5 बजे तक वो हम सुला दिए, वो पलंग वगैरह इंतजाम करके जंगल में सुला दिए। जब तक वो हमको नींद भी लगे, चूंकि हम थके हुए थे। सुबह 5 बजे तक वो बिल्कुल तैयार हो गए और बोले कि अब आप इधर निकलिए, हम ये प्लेस छोड़ देते हैं। अगर आपको कहीं भी इंटरसेप्ट भी किया गया तो हम तक पहुंचने के लिए उनको बहुत देर लगेगी और उनको तलाश करना उनके लिए। तो जो आनंद थे, मैं उस वक्त उन्होंने तकरीबन 40 साल के ऊपर है, सो हाँ, अभी रूपोशी की जिंदगी गुजारी। लेकिन उस वक्त उनका कहना था कि मैं 30 बरस हो गए कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हत्या के बैल बंडी भी इस्तेमाल नहीं किया। तो पैदल ऐसे जंगलों में की खाक छानते रहे थे अपनी टीम के साथ। अच्छा, उनकी टीम कैसी है? वो उनका एक अपना जो सिक्योरिटी हल्का होता है, वो उनके साथ 50 माओइस्ट ऐसे साथ रहते हैं, जो कैडर जिसे कहा जाता है, बिल्कुल, जो इनके मूवमेंट के साथ मूवमेंट करते हैं। फिर इनके अतराफ ऐसे 5 किलोमीटर के दायरे में भी एक इनकी सिक्योरिटी होती है, ताकि पुलिस या सिक्योरिटी या फौज अगर ऐसे इनके करीब के दाखिल हो तो उनको अलर्ट कर दिया। इसके बाद एक 50 किलोमीटर का भी एक सिक्योरिटी हल्का होता है इनका। तो इस तरह ये लोग अपनी हिफाजत का इंतजाम करते हैं। इसके बावजूद चूंकि अब सेलफोन्स आ गए हैं और ऐसे सीसीटीवी कैमरास वगैरह आ गए, तो इनके मूवमेंट्स बड़ी आसानी से ऐसे मालूम हो रहे हैं। तो पहले ये होता था कि गांव वाले अगर किसी को बोलना तो फोन करके बोलना, पुलिस को ये करना या कहीं टेलीग्राम ऑफिस पे जाके करना तो बड़ी मुश्किल थी। अब क्या सेलफोन आ जाने से ये लोगों को बड़ी आसानी हो गई इनके मूवमेंट्स पे नजर रखना। दूसरी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे से, और दूसरा सर्वेलेंस सिस्टम अब इतना पावरफुल हो गया है कि ये लोग वायरलेस वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उसकी भी अब फ्रीक्वेंसी ये लोग आसानी से हम ट्रेस कर सकते हैं। तो ये चीजें नहीं है। अब ये जो यही वजह थी कि जो सेटबैक होते जा रहा है, खुद कम्युनिस्ट के सीनियर लीडर्स जो नजरियाती कायदीन कहलाए जाते हैं, अब वो लोग भी महसूस करने लगे कि भाई अब हम ये मूवमेंट को बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला सकते, इसलिए कि मुसल्लह जिद्दोजहद से हमको एहतियात यानी किनारा कशी अख्तियार करनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये लोग महसूस कर रहे हैं कि हम अपनी मुसल्लह जिद्दोजहद जारी रखेंगे तो जानों का जिया होगा। तो इसमें एक बड़ा स्प्लिट आया है। देखिए, एक तबका खुद सुपुर्दगी के तरफ है या फिर ऐसे बातचीत के जरिए, जबकि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों का भी ये मानना है कि खुद सुपुर्दगी या बातचीत मुकम्मल ऐसे हथियारों से आप गैर मुसल्लह होने के बाद ही होगी। जबकि इस मसले पर दो ग्रुप बन गए। ये देखिए, एक तो जंगल में रहने वाले नक्सलाइट्स जो मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे थे जी, या कर रहे हैं जी, 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में आई जी, तो एक नई इस्तेलाह गढ़ी गई, अर्बन नक्सलाइट्स के नाम पे उन लोगों को निशाना बनाया जाने लगा जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, जो रेबल तस्वुर या नाराजगी का इजहार करने वालों को डिसेंट वॉइस जिसे कहा जाता है। देखिए, आपकी हमारी वॉइस, बिल्कुल ये अर्बन नक्सलाइट्स कहते हुए निशाना बनाया जाने। गौरी लंकेश जी हमारे सामने है, जी हाँ, इस तरह के कई आवाजें हैं जिन्हें दबाने की कोशिश की गई, बल्कि अर्बन नक्सलाइट के नाम पर। ताज्जुब करेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है सो अपना दफ्तर बंद कर दीजिए जी, जबकि हुकूक इंसानी के आलमी इदारा समझा, आलमी इदारा। इसी तरह जितने हुकूक इंसानी के जहदकार थे, या तो उन्हें एक दौर था, मुझे अच्छी तरह याद है, जब वरा राव साहब, गदर जी और ज़हीरुद्दीन अली खान साहब, ये लोग जो है नक्सलाइट्स के हामी तस्वुर किए जाते थे और नक्सलाइट्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर इनका था, या गवर्नमेंट से इनके हुकूक के लिए, कबायली आवाम के हुकूक के लिए। असल बात ये है कि दो भी एक्सट्रीम फ्रंट पे जा रहे थे। ये लोगों का मानना ये था
कि जहाँ इंसानी हुकूक की तलफी हो रही है वहाँ पर हुकूमत को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए और कुछ ऐसे कानून साजी करनी चाहिए जिससे हर इंसान का एहतराम हो और हर इंसान के साथ होने वाली नाइंसाफियों का अजाला हो। इसके बरखिलाफ वो जो लोग थे नक्सलाइट्स जिन्होंने भी ऐसा उस वक्त जो भी इक़दाम किए वो हम उसको सपोर्ट तो नहीं करते थे, लेकिन उस ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जालिम को खत्म किया है। नहीं, तो कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि ये दोनों के बीच का एक रास्ता होना चाहिए कि ना और, ही और वही कोशिश 2004 में डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के इख्तियार में आने के बाद की गई थी और इदारे सियासत ने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और इसके बाद ये बातचीत देखिएगा, ये जब बातचीत हुई तो बहुत से यानी हुकूमत भी थोड़ा सा नरम पड़ी थी, नक्सल तहरीक के कायदीन भी थोड़ा सा नरम पड़े थे, लेकिन बाद में फिर रफ्ता रफ्ता ऐसा होना शुरू हुआ कि उनको निशाना बनाया गया। देखिए तेलंगाना तहरीक को भी नक्सलाइट्स की भरपूर तायद थी हासिल रही जी, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी जी नक्सलाइट्स के वो मुतालिबात जो तहरीक के दौरान किए गए थे उन मुतालिबात पर हुकूमत ने नहीं अभी तक यानी उस पर गौर करने का बारे में कोई सोचा ही नहीं है जी। असल बात यहाँ पे उसूलों की बात आती है। ये हमारे सियासतदान जो होते हैं वो लोग समझते हैं कि चूंकि अवाम ने हमको वोट दिया है तो लिहाजा रूल करने का हक हमें ही है, कानून बनाने का हक हमें ही, चाहे हम कैसे भी बनाएं। ये एक फ़र्क है। अभी भी ये मूवमेंट कमज़ोर होने की वजह ये है कि इन लोगों के राब्ते आलमी सतह पे खासकर रूस और चीन से जो होते थे हथियारों के प्रोक्योरमेंट में जी, ये खत्म हो चुके हैं। तो सरहदात पे जो निगरानी बढ़ गई है उसके नतीजे में इन्हें जो रूस कह रहे हैं सरहदाद पे निगरानी बढ़ गई है, लेकिन हमारे वजीर दाखिला तो कह रहे हैं कि घुसपैठियों की वजह से एक तबके की आबादी में इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी है। अगर ये है तो हम अगर घुसपैठे आ रहे हैं या बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो ये नाकामी किसकी है? नाकामी तो हुकूमत की गवर्नमेंट। तो आप एक तरफ वैसे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तो बड़ी आसानी से बोलते रहे कि ये बाहर से है, बांग्लादेश से आए, बांग्लादेश पाकिस्तान से आए, मगर ये अगर आए हैं तो कसूर किसका है? सरहदों के हिफाजत की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है और अगर वो उसमें नाकाम रहती है तो गोया खुद को है जो कसूरवार ठहरा रहे हैं वो लोग जी। तो नाजरीन, ये नक्सलाइट्स के सरेंडर और नक्सलाइट तहरीक को जिस अंदाज में ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है उस पर ये तबादला ख्याल जारी था। हम बहुत जल्द मुलाकात करते हैं किसी और मौजू के साथ। खुदा हाफिज़।